अरे सारे फरिश्ते कहाँ गए? चलो शुरू कर दे भाई। कर दिया। चलो देखो इधर। अरे बच्चों, इंडियन इको चैप्टर 1 रिवीजन चल रहा है। यहाँ देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को 3 इंडिकेटर्स की बात कर दी और आज इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे। तीसरा लेक्चर है आज। 3 वीडियो से ज्यादा नहीं बनने चाहिए रिवीजन के, ये उसूल रहेगा अपना, समझ गए? गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग और नॉट? अब देखो 3 इंडिकेटर्स पे हमने बात करी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड। वैसे तो रिवीजन है, रिवीजन का भी एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? जल्दी जल्दी बुलेट पॉइंट्स देख लो। एग्रीकल्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी एग्रीकल्चर के डाउनफॉल के 4 रीजंस। क्या 4 रीजंस? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वेरी गुड, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन और पार्टीशन, वेरी गुड। ये 4 पॉइंट, इन चारों पे से ही क्वेश्चन बनेगा। उसके आगे एक थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि कैसे हमारा देश बहुत रिच था पहले। आपको मैंने शशि थरूर का एक वीडियो बताया, देखा आप लोगों ने? वो ग्रुप पे डाला था, ठीक है? 30 सेकंड या 1 मिनट का ही था वो, देखना। वो ये जो जब उन्होंने ये लेक्चर दिया था ना, ये पुराना है थोड़ा, मतलब 2017-18 का लेक्चर है ये। तो शशि थरूर केरला से MP है कांग्रेस के, तो वो एक किसी डेलीगेशन को एड्रेस करने बाहर गए थे। हाँ हाँ, मेरी भी 11 बजे है CA इंटर में। पॉज कर 1 मिनट। सिर्फ बिजनेस और अकाउंट्स की है कल। चलो सुनो इधर, यहां देखो प्लीज। अब वो वीडियो की बात कर रहा था मैं, वो एक डेलीगेशन को एड्रेस कर रहे थे और आप लोगों ने अगर ना देखा हो तो देखना। वो जो चीज आपके फर्स्ट पेज पे लिखी हुई, एक एक बात उन्होंने वो बोली। क्या फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि 17th सेंचुरी में जब आप आए थे तो पूरे वर्ल्ड के GDP का 27% GDP इंडिया का था, पूरे वर्ल्ड में। मतलब अगर वर्ल्ड का GDP 100 मानू तो 27% तो इंडिया दे रहा था सिर्फ, ठीक है? और 200 साल आप हमें ऐसा एक्सप्लॉइट करके गए कि अब हमारे वर्ल्ड के GDP में 3% शेयर रह गया। 90% पॉपुलेशन हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो चली गई है ना, वो भी बोला उन्होंने, ठीक है? और ये बात जब बोल रहे थे ना वो, तो वो सामने UK के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे, ठीक है? और ये वीडियो बहुत 17-18 का बहुत वायरल हुआ था, बहुत करेज चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ बोलने का। उन्होंने वो करेज दिखाया था। हालांकि वो कांग्रेस के उस समय BJP की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, मतलब अभी भी है, और उन लोगों ने भी बहुत उसको अप्रिशिएट किया था कि इतना करेज वाला वीडियो है जो अभी बोलते थोड़ी है अब कि भाई 200 साल आपने इतना एक्सप्लॉइटेशन किया, फलाना किया, डिमकड़ा किया, लाओ हमारे पैसे लाओ हमारी चीजें, ठीक है? क्योंकि बोलने वाला अगर बोलता है तो सामने वाला क्या बोलता है कि भाई उस टाइम में कोई डेमोक्रेसी थी क्या? राजा महाराजाओं का रूल था, ऐसे तो सब बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है? पास को थोड़ी ना हो। लेकिन एक बहुत खस्ता हालत में ये लोग हमें छोड़ के गए थे। लिटरेसी रेशो की उसमें बात हुई कि हमारा 16% के अराउंड लिटरेसी रेशो था, ठीक है? और उसमें भी फीमेल का तो 9 ही था, आज उसकी भी बात करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारा एग्रीकल्चर तो पहले खराब किया है 4 कारणों की वजह से। फिर इंडस्ट्री पे से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इंडस्ट्री में। मेरी तरफ देखो, पहले तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे डिस्ट्रॉय किया। इसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली बात लिखोगे कि हमें इंपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड का। हम बाहर से फिनिश गुड तो क्या करते थे, इंपोर्ट, और साला एक्सपोर्ट क्या करते थे हम, रॉ मटेरियल। कैसे? इनकी गंदी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। कैसी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से? वो बात हुई। एक आप ये लिखना कि अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई तो उससे क्या फर्क पड़ा, इफेक्ट क्या आया कि हमारा बहुत सारा यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ गया, 2 इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा बढ़ गए, वेस्टर्न कल्चर इंपोज हुआ, अडॉप्ट करने लगे लोग, ये इसके इफेक्ट हुए। इस तरीके से स्लो ग्रोथ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज का भी ग्रोथ रेट बहुत स्लो था। उसमें 2 चीजें लिखना, एक तो मॉडर्न इंडस्ट्री को प्रॉस्पर होने के लिए स्टेट का पार्टिसिपेशन चाहिए जो इनसे मिलता नहीं था, और दूसरा हैवी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए जो एक बंदा नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा सकता, तो उसमें पब्लिक सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। इनके जाने के बाद हमने हर हैवी इंडस्ट्री में पब्लिक सेक्टर को लेकर आया। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार ने निवेश करना शुरू किया अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जिससे हमारी हैवी इंडस्ट्री का मार्केट भी थोड़ा उठा।
इसके बाद हम लोगों ने तीसरे नंबर पे बात करी फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में आप 3-4 बातें याद रखोगे। इनके आने से पहले हमारा फॉरेन ट्रेड हर कंट्री के साथ था, लेकिन इनके आने के बाद हमारा 50% फॉरेन ट्रेड सिर्फ इनके साथ। एक स्विस कैनाल वाली बात याद रखोगे कि इन्होंने भारत का इतना अरबों खरबों उस समय के हिसाब से खर्चा कर स्विस कैनाल बनाया, जिस स्विस कैनाल का भारत को कोई फायदा नहीं मिलता था, सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड का ट्रेड अच्छा होता था। उस क्या होता था? इंग्लैंड का ट्रेड अच्छा। प्लीज सामने देखो। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये इसमें जरूर लिखना एक्सपोर्ट सरप्लस वाली बात, कि जब हमारे यहां से माल वहां जाता था तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होता था और इंपोर्ट कम होता था, ठीक है। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट होता था, और ये अच्छी बात है। आज हमें एक्सपोर्ट सरप्लस देखे हुए आंख तरस गई हमारी, ठीक है, कि हमने 50 साल 70 साल आजादी को हो गए, हमने कभी एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं देखा इनके जाने के बाद। उस समय हमें सरप्लस होता था, मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था और इंपोर्ट कम था। लेकिन वो सरप्लस को कहाँ यूज करते थे? 3 जगह यूज करते थे। एक तो वॉर एक्सपेंसेस मीट आउट करने में, ब्रिटिश ऑफिसेस सेटअप करने में, और इनविजिबल आइटम्स में। इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारी इकोनॉमिक वेल्थ खींच के, भाई याद हो रहा है, याद करना ज्यादा जरूरी है। 3 इंडिकेटर, अब आखिरी के 3 की आज बात करेंगे। उसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे आते हैं, डी फॉर डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कि इनके आने जाने के बाद हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। सबसे खस्ता हालत हमारी इधर ही थी, क्योंकि डेमोग्राफिक, इसमें ह्यूमन डेमोग्राफिक प्रोफाइल से ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। आपके यहाँ का डेमोग्राफिक ढांचा देखकर ही क्या बनता है? आपका HDI बनता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया पाकिस्तान वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे बनता है? बर्थ रेट से। क्या आपके यहाँ बर्थ रेट कैसी है? डेथ रेट से, आपके यहाँ की लिटरेसी रेट से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, और भी है। ये सब चीजें किस में आती हैं? आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, ठीक है। आपकी किस में आती है ये? और उससे क्या बनता है आपका? HDI, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी जॉब के लिए गए तो आप उसमें डालोगे भैया आपकी 10th कहां से हुई, 12th कहां से हुई, ग्रेजुएशन कहां से हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से हुआ, आपका सिटीजनशिप क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ये सब चीजें बनकर आपका क्या बनता है? ये आपकी एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, और इससे आपका रिज्यूमे तैयार होता है। और ये रिज्यूमे इतना स्ट्रांग होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? इसके इंग्रेडिएंट्स पे, है ना। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल से क्या बनता है आपका? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन ये जब गए उस समय कोई ऐसा HDI जैसा कुछ नहीं था। डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी? खराबी थी। बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो थी। जो हाई होना चाहिए था वो लो था, और जो लो होना चाहिए था वो हाई था, ठीक है। तो लोगों की ऐसी हाई लगी अपन को, ठीक है, कि अपने यहाँ 35 साल की लो एज में ही लोग मर जाते थे। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना था? 35 ईयर्स। अरे 32 ले ले यार, 32 ईयर्स। कितना? मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में लोगों के जीने की संभावनाएं कितनी थी? 32 साल। कितनी थी? 32 साल, ठीक है। लेकिन आपने अपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे जमाने में तो है तो इतना 100 साल लोग जीते थे, ये था। तो वो कौन सा दौर था फिर? वो कौन सा जमाना था? ये गए 1947 में। उस समय किताब कह रही है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 था। किताब कह रही है आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 के आसपास है इंडिया का, ठीक है, 68 ले लो। तो 100 साल कहां जा रहा है वो? ये दोनों को टोटल करके आ रहा होगा वो, ठीक है। कब की बात करते हैं? तुमने सुना है क्या ये अपने बुजुर्गों के मुंह से कि हमारे जमाने में देसी घी खाते थे, फलाना करते थे, केमिकल वाली चीजें नहीं होती थी, इतना इतना जीते थे, इतना दौड़ते थे, वो 32 साल में तो निकल लेते थे, ठीक है। तो एक्चुअली बच्चों, हाँ एवरेज है, तो एक्सेप्शन की बात ज्यादा होती है, एवरेज की नहीं हो रही। फिर तो हमारे बुजुर्गों को ऐसे बोलना चाहिए कि 32 साल में सब मर जाते थे, तो अपने घर में एक ऐसा था जो 100 साल जी गया था। वो तो ऐसे बोलते हैं कि 100 साल तक सब जीते थे, ठीक है। एक्चुअली सुनो, यही रियलिटी है, 32 साल ही एक्सपेक्टेंसी था, ठीक है। और जैसा कि इसने कहा अभी, एक्सेप्शन ही थे वो जो इतना जी जाते थे। इसीलिए तुम देखो मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ रहा है
कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, उसके इलाज है। तो ये सब पहले क्यों नहीं था भैया? क्योंकि पहले 32 में तो मर ही जाता था। कैंसर वैंसर कुछ होगा 35-40 के बाद होगा, तो बीमारी आया जब तो उससे पहले तो बंदा ही नहीं रहता था, ठीक है। तो मेडिकल साइंस तो आगे बढ़ेगा ही सही ना, ठीक है, क्योंकि इंसान तो अब आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो 65-70 तक जाएगा तब तो बीमारी आएगी, और बीमारी आएगी तो मेडिकल साइंस आगे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब और हाँ डॉक्टर बन रहा है तब तक ही 30 साल का हो जाएगा वो। तो ये सब चीजें हमारी वीक थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बहुत लो थी। बर्थ रेट और डेथ रेट का डेटा इसमें देख लो, डेटा याद रखना है। बर्थ रेट क्या होती है, मैं सब समझा देता हूं पहले। बर्थ रेट क्या होती है, एक पर्टिकुलर रीजन में अगर 1000 लोग रहते हैं तो 1 साल बाद उस रीजन में 1000 से कितने बढ़ेंगे, ये बर्थ रेट है। और डेथ रेट क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन में 1000 लोग रहते हैं तो 1 साल के बाद 1000 में से कितने कम हो जाएंगे, ये डेथ रेट है। तो डेथ रेट और बर्थ रेट पर 1000 पे निकलती है। किस पे निकलती है? और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है आपकी जीने की क्षमता, कि अगर आपकी एवरेज एज कितनी होगी, आप कितने साल जिंदा रहोगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि पैदा होने के बाद 1 साल तक के जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है, पैदा होने के बाद ही। इन्फेंट मतलब बच्चे जो मर जाते हैं विद इन 0 to 1 year ऑफ एज, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब बच्चे को जन्म देने के बाद जिन मां मतलब दुनिया छोड़ देती है पर्टिकुलर एक एज में, मतलब बर्थ देने के बाद, उसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये होती है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त उसे जितना न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए नहीं मिलता, तो कई बार बच्चे को जन्म देते ही माँ की डेथ हो जाती है। तो उससे क्या नापा जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कि कितनी ऐसी फीमेल थी जो बर्थ देने के बाद, बच्चे को बर्थ देने के बाद जिनकी डेथ हो गई। तो इनका टोटल करेंगे वो, और वो टोटल करके एवरेज करेंगे कि कितने प्रेगनेंसी के केस आए और उसमें से कितनी ऐसी डेथ हुई, फिर वो डेथ को डिवाइड कर देंगे टोटल प्रेगनेंसी के केस से, तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज इतनी डेथ हुई, ठीक है। तो ये भी बहुत हाई था, जहां मां मर रही है, बच्चा मर रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये भी बहुत हाई था। डेथ रेट हाई थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो है तो डेथ रेट हाई तो होगी। लोग जल्दी मर रहे थे इसीलिए तो जीने की संभावनाएं कम थी, कि वो 32 साल की एवरेज एज तक जिंदा रहते थे, बस उसके बाद निकल लेते थे। इनके कोई कारण पूछे तो कुछ गिनिंदा चुनिंदा कारण है। हेल्थ सेक्टर बहुत डाउन था, एजुकेशन सेक्टर बहुत डाउन था, इसलिए लिटरेसी रेशो भी लो था। कितना घटिया लिटरेसी रेशो होगा, कितना घटिया, बोलते हुए शर्म आनी चाहिए, 16%, उसमें भी फीमेल का तो 7। अभी 16 का मतलब समझते हो आप, लिटरेसी रेशो 16 का मतलब, लिटरेसी रेशो निकलता है योर एबिलिटी टू रीड एंड राइट, इट डजंट शो योर एकेडमिक स्टैंडर्ड। 16% का मतलब ये नहीं है कि 16% लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो रेशो तो और कम था। 16% का मतलब है कि कितने लोग लिखना और पढ़ना जानते थे। लिटरेसी रेशो मींस एबिलिटी टू राइट एंड रीड, दैट्स इट। तो अभी मैं लिखना पढ़ना जानता हूं तो मैं क्या हूं, लिटरेट हूं, मैं लिटरेट हूं। इट डजंट मीन कि मैं एजुकेटेड हूं, इट डजंट मीन कि मेरे पास कोई एकेडमिक्स का डिग्री है, इट डजंट मीन कि मैं कोई प्रोफेशनल हूं या लेक्चरर हूं या कुछ ऐसा हूं या डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, मैं लिटरेट हूं। तो लिटरेट ही 16 थे। अभी इसमें मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह निकालूंगा तो ये रेशो और भी कम हो जाएगा। तो बहुत ही घटिया हमारा एजुकेशन की स्तर की हालत। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी किसी लेक्चर में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू को जो भारत मिला था ना, वो बिल्कुल खस्ता हालत वाला भारत था। मतलब उस समय में प्रधानमंत्री बनने का मतलब था कि कांटों के ताज पे बैठना, मतलब क्या बोलते हो, वो गेम ऑफ थ्रोन देखा ना, आयरन थ्रोन था वो, क्या था वो, आयरन थ्रोन, ठीक है। मतलब अगर आज अभी जैसे 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 70-75 सालों में डेवलप हुआ है, आज आप देखो, आप कोई प्रधानमंत्री बनता है, इतनी गाड़ियों का काफिला आपके साथ चल रहा है, ठीक है, क्या डिग्निटी है, क्या चीज़ है, क्या होगा, भूखी नंगे जैसी तो हालत थी, कुछ नहीं था, ठीक है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियाँ फाड़ियाँ, ये फलाना राष्ट्रपति भवन ने, ये ने, वो तो था सब, खैर, ठीक है। अब एक बार रीड कर लेते इसको, बैकग्राउंड। पहला सेंसस हमारा कब हुआ था, 81 में, और इंडिया 1921 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज पे था। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ना, इसमें 3 स्टेज होती है, 1,
2 और 3, सबसे अच्छी थर्ड मानी जाती है। फर्स्ट स्टेज वो होती है जहां डेथ रेट भी हाई हो और बर्थ रेट भी हाई हो, पैदा भी जल्दी हो रहे हैं, मर भी जल्दी रहे, सब बेकार है। पैदा ज्यादा होना भी बेकार है, पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ नहीं रहा, और मरना तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, डेथ रेट भी हाई है। तो पहली स्टेज क्या होती है जहां बर्थ रेट भी हाई और उसे बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज। इंडिया कौन सी स्टेज पे था? फर्स्ट स्टेज पे, जब ये लोग गए उस समय। अब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि पॉपुलेशन भी अपनी चरम सीमा पे थी और डेथ रेट भी बहुत हाई था। समझ रहे हो बराबर? नेक्स्ट, पॉपुलेशन का जो सेंसस था हर 10 साल में होता है, आपको बताया 81 से ही प्रथा चल रही है। 1881 में पहला सेंसस हुआ, याद रखना कब हुआ? 1881 में। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इनके कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थे, उसमें से एक ये था। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में क्या था? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर गए। यूपीएससी के एग्जाम देते हैं अपन लोग, मतलब इंडिया में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं जिससे आईएएस, आईपीएस ये सब की भर्ती होती है, आईआरएस। ठीक है, और अब तो खैर काफ़ी वेब सीरीज़ वगैरह भी है, और अभी एक वो मूवी आई है 12th फेल, देखी होगी तुम लोगों ने। तो अभी तो काफ़ी लोगों को जानकारी हो गई है क्या होता है यूपीएससी वगैरह। ये सारे एग्जाम इनकी ही देन है, ये सब इन्होंने स्टार्ट किए थे। बस ये था कि पहले ये एग्जाम देने के लिए लंदन जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे इनके सेंटर्स इंडिया में आए, तो इसका पूरा ढांचा जो तैयार किया था वो इन्होंने किया था। तो अभी मैं इनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में बताऊंगा कि ये अच्छे ये एग्जाम इन्होंने, इनकी देन है। रेलवे और एक ये सेंसस करवाना, हर 10 साल में गिनना कि आबादी कितनी है, किस कास्ट के है, किस रिलीजन के है, किस ग्रीड के है, मेल है, फीमेल कितने, ये सब पूरा एक ढांचा ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आता है। और तुम समझते हो किसी भी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव का काम भी उतना ही जरूरी होता है। जैसे आज मेरे बिजनेस में देखो, मेरे बिजनेस में हम लोग पहले 5 साल सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते थे, लेकिन उसमें हमारी इतनी कोई ग्रोथ नहीं हुई। पिछले 5 साल से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी उतना अच्छा करने की कोशिश करी जितना कि हम अच्छा पढ़ाए। जैसे ये नोट्स देना, कॉपीज, ये इतने सारे टेस्ट, उसके सॉल्यूशन, उसकी मार्किंग स्कीम, ये वो, डेटा सॉर्ट करना, अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना, ये वो। इसके लिए हमने बैक हैंड पे 4-4, 5-5 जनों को हायर कर रखा है। 3 तो हम टीचर है पढ़ाने वाले, लेकिन हमारे पीछे 5 और लोग हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर हमारी इस सर्विस को अच्छा पुख्ता करने का काम करता है। तो मैं मानता हूँ पिछले 5 साल में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहले 5 साल में मुझे रिग्रेट है कि हम इन पे इतना ध्यान नहीं देते थे। हमारा काम पढ़ाना बस पढ़ा के चले गए, लेकिन बैक हैंड पे ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का ढांचा इंडिया में इन्होंने तैयार किया। ये देकर गए हमें किस तरीके से होना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, कहाँ क्या हो रहा है क्या। तो वो एक इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। सेंसस इन्होंने स्टार्ट किया 1881 में। आगे, बर्थ रेट हाई थी, डेथ रेट हाई थी। बर्थ रेट कितनी थी भाई? याद रखना भाई, ये 1000 पे 40, 1000 पे, और डेथ रेट कितनी थी? 1000 पे 42। कितनी थी? सॉरी, बर्थ रेट 48 थी जो बाद में 40 हो गई थी, लेकिन हमें तो 40 याद रखनी है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद 40 हो गई थी। वो इस चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ। देखो डेटा में भी अगर मैं बहुत ज्यादा उलझूंगा तो पागल हो जाऊंगा, क्योंकि डेटा तो बार बार चेंज होगा। अब ये कहेगा 1921 में इतनी थी, फिर 22 में इतनी हो गई, 29 में इतनी हो गई, 1946 में इतनी हो गई, फिर 1947 में भारत आजाद हो, इतनी थोड़ी याद रखूंगा। चैप्टर का नाम है जब ये गए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हालत थी, बस। तो 47 के अराउंड हमारा डेथ रेट, बर्थ रेट कितना था? 40 था। 40 याद रखना, कितना था? और डेथ रेट हमारा कितना था? 42 था, लेकिन वो कम होकर कितना हो गया था? 27। तो हमें 40 और 27 याद रखना है कि बर्थ रेट तो कितना था? 40, और ये कितना था? 27। लिटरेसी रेशियो देखो, लिटरेसी रेशियो कितना था हमारा? 16%। कितना था? उसमें भी फीमेल का कितना था? 7%। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दे रखा है क्या? जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी वो कितना था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 था, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही दे रखा है सिर्फ 218। कितना था? कितना भयानक है ये। 1000 बच्चे अगर जन्म लेंगे तो उसमें से 218 तो जन्म लेते ही मर जाते थे। आज वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने इंप्रूव करके कहां तक लिया है? 37 तक। लेकिन चाइना में ये 1 से 5 के बीच में लाया करता है, सिर्फ 2 ही है। चाइना में 2 है ये। तो हम 37 पे तो लिया है इसको, लेकिन 37 भी हाई है। मैंने पहले बोला था कि एक भी बच्चे की जान जाती है तो खराब ही है, मतलब वो दर्शाता है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कितना खराब है। अभी ये सब चीजें क्या हमें
सिटीज़ में नहीं देखने को मिलती। सिटीज़ में चीज़ें बहुत इंप्रूव हुई है, ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, ठीक है। अभी वो ऑपरेशन कर देगा, ठीक है, या नॉर्मल डिलीवरी से या कैसे भी करके वो बचा ही लेगा, ठीक है। बहुत कम नेग्लिजिबल केसेस है। लेकिन ये जो 37 का रेशो है ना, ये आपको रूरल एरिया में मिलेगा असली, कि जो इतना हाई है कि हर 1000 में से 37 इन्फेंट मर जाते हैं पैदा होने के बाद ही। समझ गए? समझ गए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो था, कितना था? 32। कितना था? 32। ये सब याद रखोगे। बर्थ रेट 40, डेथ रेट, लिटरेसी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये मैटरनल यहां लिखा हुआ नहीं है, ढूंढ के बता दूंगा मैं मैटरनल, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32। ये सब मिलकर क्या बनाती है? आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल, जिससे आज की तारीख में क्या बनता है, उस समय नहीं था ये सब, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी, आपका एचडीआई उतना अच्छा होगा। जैसे मेरा एग्जांपल याद रखना, आपका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है? अगर आप रिज्यूमे बनाने जा रहे हो, आपका 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब मिलकर आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बनती है और उससे आपका रिज्यूमे बनता है। और रिज्यूमे हम बोलते हैं आप इसका तो रिज्यूमे कितना जबरदस्त है, इसको तो जॉब मिल ही जाएगी। तो रिज्यूमे किससे बना? आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक देश का क्या बनाता है? एचडीआई। और हम एचडीआई में पीछे हैं क्योंकि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल अभी भी नेशनल एवरेज से बहुत कम है। मतलब जो नेशनल एवरेज में होनी चाहिए, एक पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल एवरेज, वो हमारा बहुत ही कम है। चलो 4 इंडिकेटर पढ़ लिए हमने। एग्रीकल्चर हो गया हमारा, प्लीज रिवाइज। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई, फॉरेन ट्रेड हो गया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो गई। लर्न हो रहा है तुम लोगों को, ठीक है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सब चीजें खराबी थी, बस सेंसस वगैरह करवाया, वो थोड़ा है पॉजिटिव था। ई, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था? अब ऑक्यूपेशन में क्या आता है? एक आता है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें आता है क्या? एग्रीकल्चर। क्या आता है बच्चों? फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या आती है? इंडस्ट्री। प्लीज इधर देखो। और फिर आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें कौन सा सेक्टर आता है? सर्विस सेक्टर। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि प्रीडोमिनेंस किसका था, क्योंकि 80 से 85% आबादी किस पे डिपेंड थी। तो हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में कौन सा सेक्टर रूल करता होगा? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री खस्ता थी और सर्विस सेक्टर तो कुछ था ही नहीं मतलब। और आज हमने सर्विस सेक्टर हमारा जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है, उससे भी ज्यादा। कितना लगा? अगर हम भारत 100 रुपए कमाता है तो 50 रुपए कहां से कमाता है? सर्विस सेक्टर। उस समय सर्विस सेक्टर का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमने अपने एग्रीकल्चर को कहां शिफ्ट किया? पॉपुलेशन को सर्विस सेक्टर में, ठीक है। चलो पढ़ो। 70 से 75% हमारी जो आबादी थी वो किस में थी? सेकेंडरी पे मात्र 10 और टर्शरी पे। पहले पॉइंट में आप लिखोगे प्रीडोमिनेंस किसका था? एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये तो सिंपल है, तुम लिख दोगे। सेकंड, अनबैलेंस ग्रोथ। देखो हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत ही अनबैलेंस थी। अनबैलेंस थी मतलब इसमें एक पॉइंट और है रीजनल वेरिएंस वाला, वो थर्ड पॉइंट है। देखो अनबैलेंस का मतलब कि अगर हमारा पॉपुलेशन जिस पेस से बढ़ रहा है तो उस पेस से हमारा जीडीपी नहीं बढ़ रहा था, और जो बढ़ रहा था जीडीपी उसमें भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में जो पेस दिखना चाहिए वो कंसिस्टेंट नहीं था कि अगर 5% से ग्रो करे तो 5, 10 से ग्रो करे तो 10, कुछ भी बैलेंस नहीं था हमारे किसी भी सेक्टर में, ना प्राइमरी में ना सेकेंडरी में, और टर्शरी तो उस समय था ही नहीं। तो ये दो थे। और इंडस्ट्री की हालत कैसी थी तुमने देखी? ये इनके 200 साल रूल करने के बाद हुआ है। पहले ये सब चीजें अच्छी थी। इंडस्ट्री में मैंने आपको बता ही दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अच्छी थी, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और तुम सोचो 27% अगर वर्ल्ड के जीडीपी में हम दे रहे हैं तो हमारा जीडीपी अनबैलेंस होगा क्या? ठीक है, 27% 17th सेंचुरी में। हालांकि उस समय कोई जीडीपी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले वगैरह इतने एक्यूरेट नहीं थे, ये सब एस्टिमेटेड ही है। लेकिन एस्टिमेटेड में भी 27 को तुम 20 ले लो और क्या, बट था ना। तो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था इंडिया का पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इनके आने के पहले। तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई थी, रूल करने थोड़ी आए थे। ठीक है, 200 साल पहले जब ये आए तो ऐसे थोड़ी घुस गए सारे के साथ, तुम्हारी ऐसे आक्रमण ऐसे थोड़ी आए थे।
क्या करने आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी? बिजनेस करने आई थी, ठीक है। और वो बिजनेस कहाँ करने आते हो? जहाँ का बिजनेस अच्छा होगा वहीं तो बिजनेस करने आओगे। यहाँ बिजनेस करने आए और धीरे धीरे रूल करके तबाह करके चले गए, आंधी की तरह आए, तूफान की तरह चले गए। चलो देखो, द रिजल्ट, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर बर्डन बढ़ा, उससे हमारी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की ग्रोथ रेट क्या हो गई? अनबैलेंस, ठीक है। और ग्रोइंग रीजनल वेरिएंस, हमारे यहाँ रीजनल वेरिएंस भी बहुत ज्यादा थे। रीजनल वेरिएंस मतलब इसमें मैंने कुछ स्टेट्स के नाम लिए, आप टिक करो। जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था ना बच्चों, तो हमने पूरे इंडिया को प्रोविनेंस में बांट रखा था। जैसे इसमें नाम लिया है मद्रास प्रोविनेंस, ठीक है। ऐसे ही था हैदराबाद प्रोविनेंस, ठीक है। ऐसे ही ये राजस्थान वगैरह मिलके मारवाड़ी प्रोविनेंस आता था। ऐसे प्रोविनेंस थे, ठीक है, अलग अलग हिस्से थे, वहां अलग अलग राजा महाराजाओं का रूल था। कहीं पे राजा था, कहीं पे प्रेसिडेंट भी थे उस जगह के, ठीक है। सॉरी, कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगता था, कहीं पे राजा था, कहीं पे ब्रिटिशर्स और राजा दोनों थे। इस तरीके से प्रोविडेंस से फिर आजाद हुआ, हमने सबको एक करा, मिलाया, स्टेट बनाए, स्टेट असेंबली बनाई, नेशनल लेवल पे हम लोग हमारी पार्लियामेंट बनी, चुनाव हुए, वो सब हुआ। लेकिन उसके पहले क्या चलती थी? प्रोविनेंस चलते थे अलग अलग। तो मद्रास प्रोविनेंस में ये कुछ स्टेट आते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। उसी तरीके से महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के अंदर इन जो मैंने अभी मद्रास प्रोविनेंस का नाम लिया, इन जगहों के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा थी। और उसी तरफ उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहां पर उल्टा बोल गया, सॉरी, मैं इन जगहों पर एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं, मैं सही बोला, यहां पे लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा थे, लेकिन एग्रीकल्चर से जो जीडीपी आउटपुट आना चाहिए था वो कम था। राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, उड़ीसा के अंदर शेयर ऑफ वर्क फोर्स इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर, मतलब यहां से जो एग्रीकल्चर का आउटपुट आता था वो पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा आता था, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे थे उसके हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए वो अच्छा था। लेकिन ये जो रीजन के मैंने नाम लिए मद्रास प्रोविनेंसी में, यहां पे जो आउटपुट जैसा आना चाहिए था, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। समझ गए? ये ग्रोइंग रीजनल वेरिएंस के ऊपर। और अब लास्ट इंडिकेटर की बात करते हैं जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां कुछ पॉजिटिव्स है। अगर इन 6 के अंदर सबसे अच्छा काम कहीं इन्होंने किया तो वह क्या किया? इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन नियत उसमें भी साफ नहीं थी। नियत ये नहीं थी कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अच्छा हो क्योंकि वो इंडिया का है, हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ के रूलर है, राजा है, तो प्रजा के तरफ हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं था। इनको ट्रेड करना था और ट्रेड का पिलर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना इनका ट्रेड अच्छा होगा। तो वो ट्रेड अच्छा करने के लिए इन्होंने रेलवे लाइन डाली। रेलवे इंट्रोड्यूस नो डाउट ब्रिटिशर्स के समय पे हुआ और काम भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत सारी ट्रेनें इन्होंने चलाई, ठीक है। और ऐसा ये लोग वहाँ कहते हैं इंग्लैंड में जब ये पढ़ाते हैं, ठीक है, कि इनके प्रोफेसर्स ऐसे कहते हैं, ठीक है, क्या कि अगर हम इंडिया में रेलवे लाइन या रेलवे नेटवर्क्स नहीं डालते तो पता नहीं रेलवे कब आता है भारत में, ये ऐसा कहते हैं, ठीक है। सही कहते हैं? हाँ, कुछ पॉइंट के हिसाब से सही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से सही है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि ये था कि ये कहते हैं कि जाने कब आता तो सही, तो ये भी कहते हैं। और जाने कब आता वो इसलिए कहते हैं कि इतना लूट के ले गए थे, कुछ बचा कहाँ था कुछ डालने के लिए, ठीक है। तो जिस देश की 90% आबादी पॉवर्टी लाइन के बिलो हो, ठीक है, तो वो पहले पेट भरेगा कि रेलवे का नेटवर्क बिछाएगा। तो ऑब्वियसली इनके जाने के बाद हमने रेलवे में अब जो सुधार हो रहे हैं वो उस समय पॉसिबल ही नहीं थे। ये क्या उस तरह के वीडियो शेयर करके बोलते हैं कि देखो इनकी ट्रेनों पे आज भी लोग लटक रहे हैं, मर रहे हैं, जनरल डब्बों में इतनी भीड़ है, फलाना है, डिमकड़ा है, ठीक है। तो वो सही बात है, रेलवे में जिस पेस से डेवलपमेंट होना चाहिए था नहीं हुआ, बिकॉज प्रायोरिटीज डिफर हो गई ना। ये जब गए तो पहले 20-25 साल में हमने रेलवे जो इन्होंने चलाया था वैसी चल रही थी। अभी इतनी बुलेट ट्रेन तक हम लोग अभी ला रहे हैं, वंदे भारत की इतनी सारी ट्रेनें चल रही है, तो ये हो पा रहा है क्योंकि अब उस स्टेज पे पहुंचे।
वो आजाद हुए थे उस समय पे थोड़ी ये सब चीज कर पाते, क्योंकि क्या बोला मैंने, पॉवर्टी लाइन के नीचे पहला सरकार का काम होता है पेट भरना। सबसे पहला मरी जाएगा, वो डेथ रेट पहले इतना हाई है, तो उस समय हम लोग रेलवे लाइन का ये नेटवर्क नहीं बिछा पाते जो ये लोग बिछा के गए, तो इन्होंने बहुत सारे स्टेट को कनेक्टिविटी दे दी रेलवे के माध्यम से। ठीक है, चलो बैकग्राउंड, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी तीनों में खराब थे। रोड इन्होंने बनाए, लेकिन मैंने क्या कहा था, रोड इन्होंने कैसे बनाए, एक तो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए, और दूसरा इन्होंने जो रोड बनाए वो कौन से बनाए, जिससे रॉ मटेरियल इनको पोर्ट तक पहुंचाना हो या रेलवे तक पहुंचाना हो, तो उतना रोड इन्होंने बनाया। बट जो आज भी हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, कच्ची सड़कें जो रूरल एरिया में मिलेंगी, ठीक है, सिटी के अंदर की रोड या अर्बन एरिया, रूरल एरिया के अंदर की रोड, वो इन्होंने नहीं बनाई। इन्होंने क्या बनाया, नेट। और आज भी सरकार भी देखो यही करती है कि सबसे ज्यादा क्या बनते हैं, हमारे यहाँ हाईवे बनते हैं। ठीक है, हाईवे तो तुम चकाचक एकदम शानदार। ठीक है, अभी कल उद्घाटन हुआ उसका, बॉम्बे हार्बर अटल सेतु क्या है वो, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है मुंबई में, जिसका उद्घाटन हुआ। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, पता नहीं कितने किलोमीटर का सी ब्रिज है वो। और ऐसा कहते हैं कि उसमें इतना स्टील यूज हुआ है कि जितना 21 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाने में होता, आईफिल टावर बनाने में होता, सॉरी, इतना एक उस ब्रिज के अंदर स्टील का कंजम्पशन हुआ है। 1,14,000 MT, ठीक है, स्टील उसमें कंज्यूम हुआ है उस ब्रिज में। खैर, ये सब चीजें अगर हम आज भी देखें तो हम लोग आज भी कनेक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा काम करते हैं। सीधी बैठ बेटा, सीधी बैठ। हम लोग जितने भी रोड बनाएंगे, ये अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तुम देखा करो पहला प्रेफरेंस क्या होता है, वो चीजें पहले बनाए जिससे बिजनेस प्रभावित होगा। ठीक है, अब गांव के अंदर की सड़कें वो भी बनाएंगे, लेकिन वो हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगी। सेम चीज इनका भी था कि ये पहले वो रोड बनाते थे जो गांव को या शहर को पोर्ट से जोड़ती थी या रेलवे स्टेशन से जोड़ती थी, ताकि इनको रॉ मटेरियल ले जाने में आसानी रहे। उतना ही रोड इन्होंने बनाया, अंदर की कोई रोड अच्छी नहीं करी। सेकंड, रेलवे लेकर आए 1950 में, याद रखना। और रेलवे का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1850 में, लेकिन रेलवे का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 1853 में। अब इसके अंदर ना मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि जो रेलवे ये लोग लेकर आए, उसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदे हुए। यहाँ देखो, अब ये तुम अगर यहाँ नहीं भी पढ़ो तो तुम मुझे बताओ रेलवे से क्या फायदे होते हैं। एक तो रेलवे सबसे चीप है आज भी। मैं 1947 इस्लाम में बाहर उठा के फेंक दूंगा अगर आप बात करिए तो। बेवकूफ नहीं हूं मैं, तुम्हारे लिए कराता हूं ये सब रिवीजन। ये 1947 के हिसाब से पॉइंट है जो आज भी उतने ही वैलिड है। अगर आज मैं आपसे पूछूं कि सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो रेलवे ही है। कंपेयर कर लो तुम प्लेन से, कंपेयर कर लो तुम शिप से, कंपेयर कर लो तुम बस से, किसी से भी। बस से भी बोल रहा हूं मैं, बस से भी सस्ता तुम्हें क्या मिलेगा, रेलवे मिलेगा। सबसे कंफर्ट किस में है, रेलवे में। ठीक है, कंफर्ट जोन मतलब मैं, तुम लोग अगर शायद कभी प्लेन में ट्रेवल किए हो तो प्लेन भी घटिया लगता है। ठीक है, मतलब प्लेन क्या होता है, मतलब प्लेन में अगर तुम कभी ट्रेवल करना, वो इतनी सी जगह देते वो लोग। ठीक है, मैं उसमें बिजनेस क्लास में तो नहीं गया, इकोनॉमी क्लास में ही गया हूँ। ठीक है, वो माचिस के डब्बे जितनी जगह होती है, इधर उधर भी नहीं हो सकते। ठीक है, उससे ज्यादा तो बहुत नेक्स्ट लेवल कंफर्ट तुम्हें रेलवे में मिलेगा, और उससे ज्यादा कंफर्ट तो तुम्हें बस में मिल जाएगा। प्लेन का बस एक ही फायदा होता है कि बस तुम्हें जल्दी पहुंचा देता है 2-3 घंटे में, जहां यहाँ 15-20 घंटे लग रहे होते। कोई बड़ी कोई ऐसी जगह जाना है दूर वाली जगह पे, तो बस वो ताकि कंफर्ट और फेयर 3 टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो हर जगह से रेलवे फायदेमंदी है। तो पहला फायदा चीप सोर्स है, दूसरा कंफर्ट, इधर देखो सामने, तीसरा गुड्स को ट्रेवल कराना है एक जगह से दूसरी जगह, तो रेलवे सबसे बेस्ट है। कितनी सारी मालगाड़ियां चलती है हमारे देश में, तो क्या लेके जाती है, वो सिर्फ पानी लेके जाती है, गुड्स ही लेके जाती है। तो गुड्स के मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गुड्स को सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, रेलवे। इस तरीके से आपको रेलवे के फायदे लिखने हैं कि रेलवे इंट्रोड्यूस होने से हमें क्या क्या इंडियन इकोनॉमी को फायदे हुए। पढ़ो, चीप और रैपिड, पहला ज्योग्राफिकल बैरियर खत्म करता है, दूसरा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है इससे।
क्या होता है? हर चीज से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, ठीक है ना, हर चीज से। तो इंडियन इको पढ़ रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जरूर करके आना, समझ गए ना? क्या करके आओगे? क्रिएट करके आओगे। हर चैप्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जरूर करना है इंडियन इको में, करोगे ना बेटा? आगे, रेलवे से फास्टर मूवमेंट होता है फूड का, अभी बताया मैंने। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंकरेज होता है। हालांकि एक 8th पॉइंट के ऊपर ध्यान देना तुम, द बेनिफिट ऑफ रेलवे आउटवे द ह्यूज इकोनॉमिक लॉस एक्रूड टू द नेशन। रेलवे वाइडन द साइज ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, फैसिलिटेटेड एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स टू ब्रिटेन। एक नेगेटिव पॉइंट लिख के आना, रेलवे ऑपरेट करने से उस समय हमारी इकोनॉमी को जो ह्यूज लॉसेस हुए, इकोनॉमिक लॉसेस, वो लॉसेस कई ज्यादा थे उससे मिलने वाले बेनिफिट से। अब सुनो मेरी बात, जितने भी पॉइंट मैंने तुम्हें अभी बताए ना कि रेलवे चीप है, कंफर्टेबल है, रैपिड ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है, फूड ग्रेन को इधर से उधर ले जा सकते हैं, इंडस्ट्री को इंकरेज करता है ज्यादा माल बनाने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, बस फॉरेन ट्रेड भी ले लो। ये सारे पॉइंट आज की तारीख में होल्ड्स गुड। उस समय पे फॉरेन ट्रेड किसका बढ़ रहा था? ब्रिटेन का। इंडस्ट्रीज जो प्रमोट हो रही थी ब्रिटेन की, चीप था, ये था, तो हमारे पास तो उतने भी इनकम नहीं था कि हम वो चीप में भी बैठे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, खाने पीने के वांदे हैं, और ये सब जो ट्रेनें इन्होंने आधी से ज्यादा चलाई थी ना, एक और बात बता दूं, शायद पहले कभी बताई नहीं, वो सारी मालगाड़ियां चलाई थी इन्होंने ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाई थी। ज्यादातर कौन सी चलाई थी? गुड्स और कैरियज की। सर्च करना आप लोग नेट पे, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ। इन्होंने ज्यादातर जो ट्रेनें चलाई थी ना, वो कौन सी चलाई थी? मालगाड़ियां, जिससे गुड्स के मूवमेंट को इंक्रीज कर सके, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने के लिए। पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलाई थी इन्होंने इतनी, और जो पैसेंजर ट्रेनें चलाई थी उनमें भी यही लोग ट्रैवल करते थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स। हमारे पास तो उतने पैसे ही नहीं थे कि ट्रेन में ट्रैवल करें, ठीक है। हमारी तो बैलगाड़ी थी, ठीक है, ऑटो भी कहां थे। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये बढ़िया है। ये वो पढ़ाते होंगे वहां इंग्लैंड में कि हम इंडिया में ये लेकर आए तो इससे ये बड़ा तुम्हारी ऐसी तैसी ये करके आए, हाँ। और हम तो यही पढ़ेंगे कि ये पॉइंट आज सारे होल्ड्स गुड, बट उस समय इन सब चीजों की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ वो कई ज्यादा था रेलवे से मिलने वाले बेनिफिट से। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। लास्ट कंक्लूजन इनके, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूरे चैप्टर को मिक्स करके आप इनके नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बताओ और इनके पॉजिटिव बताओ। नेगेटिव में तो तुम किताब पढ़ देना, शशि थरूर की पूरी वीडियो डाल के आ जाना वहां में तुम्हारी एस्टेस, ठीक है। अभी तो इसमें ये नहीं लिखा हुआ कोहिनूर ले गए यहां से, वो तो आया ही नहीं कहीं पे, ठीक है। अभी पता तुमने, इंडिया ने एक रिट पिटीशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाली थी कि ये जो कोहिनूर हीरा यहां से लेकर गए थे वो हमें चाहिए, बाकी तो ये देंगे नहीं पैसे वैसे, तो वो हीरा तो दो हमें, ठीक है। मजाक की बात नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने केस चलाया इनके ऊपर कि हमारा जो कोहिनूर हीरा तुम लेके गए थे वो दे दो, ठीक है। हाँ जी, कौन? एक मिनट में आ रहा हूं 5 मिनट। चलो, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखो ब्रिटिश रूल का। ब्रिटिश रूरल्स ग्रॉसली नेग्लेक्टेड इरिगेशन फैसिलिटी। ये मेरी बात सुनो, यहां देखो, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में जो भी पूरे चैप्टर में पढ़ा है मिक्स करके लिखना। इरिगेशन फैसिलिटी को नेग्लेक्ट किया, पहला। दूसरा, कैश क्रॉप से हमें किसकी तरफ ले गए? फूड क्रॉप की तरफ, ये भी उधर आ गया। तीसरा, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ ले गए, ठीक है। तीसरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। चौथा, इंडिया का फॉरेन ट्रेड सिर्फ किसके साथ कराया? ब्रिटेन के साथ, और किसी के साथ हमारा फॉरेन ट्रेड कम कर दिया, ठीक है। स्विस कैनाल बनाया
एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे यहाँ का खींच के ले गए। सारा एक्सपोर्ट सरप्लस किसमें यूज में लेते थे? वॉर में, ब्रिटिश ऑफिसेज में और इनविजिबल आइटम। भाई सुनता है यहाँ ताहा, मुंह से आवाज निकलनी चाहिए, रिवीजन तुम्हारा है। चलो ये सारी चीजें हम लोगों ने करी। ये तो नेगेटिव है, तुम अपने हिसाब से लिख लेना, पॉजिटिव सुन लो इनके। ये है पहला पॉइंट जो मैंने अभी चर्चा करी, इफेक्टिव। ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करके चलेगा। इसमें तुम लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि जो हमारे यहाँ यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं वो इन्होंने ही शुरू किए थे, ठीक है। नाम कुछ और था पहले, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा अभी यहाँ यूपीएससी का यू जो है ना यूनियन का है, ठीक है, यू फॉर यूनियन है। वहाँ यू की जगह कुछ और था, लेकिन वो स्टार्ट इन्होंने किया था। इससे हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो सके। सेंसस करवाना हर 10 साल में इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। डेटा रखना, रिकॉर्ड रखना, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, इन्होंने अच्छा कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रेलवे इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, रोड बनाए। तीसरा, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया। ये अच्छी बात है कि इन्होंने हम लोगों को ये सिखा दिया कि आप सिर्फ फूड क्रॉप पे मत रहो, आप कैश क्रॉप भी प्रोड्यूस करो, आप कॉटन, सिल्क और दूसरी इस तरह की चीजें भी बनाओ जो आप बेच सको, जिससे अच्छा पैसा आए। आप सिर्फ फूड ग्रेन तक मत रहो। ये अच्छी चीज थी। इन्होंने किस इंटेंशन से करी, वो इंटेंशन भले खराब होगा, चीज अच्छी थी, समझ गए। नेक्स्ट, और इन्होंने मॉनेटरी सिस्टम दिया हमें। जैसे हम लोग पहले बाटा सिस्टम पे चलते थे, तो मॉनेटरी सिस्टम इन्होंने दिया। लेकिन ये ना भी देते तो, जब ये हमारे यहाँ आए थे उस समय अलग अलग देशों में मॉनेटरी सिस्टम आ चुका था, तो ये ना भी होते तो भी इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम आ जाता। तो ये ऐसा नहीं कि इन्होंने मॉनेटरी सिस्टम दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर पूरे वर्ल्ड में बाटा सिस्टम था तो हमारे यहाँ भी बाटर था। अब बाटा सिस्टम जैसे जैसे चेंज होकर मॉनेटरी सिस्टम में बदलता जा रहा था, तो यूएस में आ चुका था, चाइना में आ चुका था, तो इंडिया में भी आ ही जाता। वो तो ये उस समय यहाँ थे तो वो क्रेडिट इनको मिल गया कि इनके समय में हमारे यहाँ मॉनेटरी सिस्टम आया। तो 4 चीजें इनकी अच्छी लिखोगे। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा किया, लॉ एंड ऑर्डर इसमें लिखा हुआ नहीं लिखना, लॉ एंड ऑर्डर इन्होंने अच्छा किया, कोर्ट वोट सब ये सब इन्होंने ही बनाए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कमर्शियलाइजेशन और मॉनेटरी सिस्टम ये लेकर आए। भाई लर्न हुआ तुम लोगों को? तो चैप्टर 1 का रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।